Hi, dear friends. I hope all of you are safe and staying at home only. I, Prashant Lakhani, welcomes you once again in the world of TYBCom Economics Semester 5, Module 1, Chapter 2. Dear friends, till our last session, we have discussed about social infrastructure introduction and importance, as well as the topic is broadly categorized into two parts, that is education and healthcare. We have already covered government programs and policies regarding education, and we have already discussed about family, healthcare, and human development. What is the importance of that, as well as what is healthcare infrastructure, primary, secondary, tertiary level. Today we have to discuss the last topic of this chapter, and that is public health programs and policies. Dear friends, after introducing of new economic policy 1991, when the government of India has understood the importance of social infrastructure with the help of education and healthcare, that is family well-being. For that purpose, we have introduced some 9 different types of programs and policies for the development of human welfare. Currently, the government's expenditure on public health is only 1.15% of GDP. What does it mean actually? अगर सपोज अपनी कंट्री का एक साल का 100 करोड़ का जीडीपी प्रोडक्शन का कैपेसिटी है, तो उसमें से हम सिर्फ 1 करोड़ 15 लाख रुपीज़ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में खर्च कर रहे थे. लेट मी क्लैरिफाई. पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम का मतलब यहाँ पे होता है पोलियो डिजीज़, टीबी के लिए, मलेरिया के लिए. अगर आपने कभी बाहर ध्यान से देखा हो तो वो धुआं छोड़ने वाला आता है ताकि मच्छर कम हो जाए, तो डेंगू मलेरिया कम हो जाए. और अभी का सिचुएशन अगर हम देखते हैं कोविड-19 का, तो जिनको भी कोरोना होता है तो गवर्नमेंट उनको अपने सेंटर में लेके जाए और वहाँ पे ट्रीटमेंट करे फ्री ऑफ कॉस्ट. तो ये जो खर्चा आता है, ये हम उस खर्चे की बात कर रहे थे. तो उस वक्त इट वॉज जस्ट 1.15% ऑफ GDP. नाउ वी आर इंट्रोड्यूसिंग विथ आवर फर्स्ट program and policy, that is National Health Mission. That is our first policy. Under that we have some of the sub points like A. Adoption of Indian Public Health Standards. अगर आप टीबी की दवाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेते हैं तो टीबी की ट्रीटमेंट का, उसका डायग्नोसिंग का सिस्टम जो होता है, उसका एक एग्जैक्ट स्टैंडर्ड होना चाहिए. अगर आज आप बीएमसी में जाके कोविड-19 का रिपोर्ट निकालें तो उसका एक परफेक्ट स्टैंडर्ड होता है फ्रेंड्स. इसको अडोप्ट करने की बात उसी टाइम हो चुकी थी कि व्हेन यू आर गोइंग फॉर पब्लिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स फॉर ट्रीटमेंट पर्पस, तो उसका एक स्टैंडर्ड पहले से डिक्लेयर होना चाहिए. पॉइंट बी. क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इन पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर. अपने दिमाग में घुस गया है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल मतलब वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो थर्ड क्लास. बट फ्रेंड्स, इट इज़ नॉट लाइक दैट. इन सम ऑफ द केसेस अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, आई डोंट नो कि आप में से कभी कोई जे हॉस्पिटल गया भी होगा कि नहीं. फ्रेंड्स, जे हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है. अगर आप एक बार जाओगे तो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू एनी प्राइवेट हॉस्पिटल. तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की बात हो रही थी. पॉइंट नंबर सी. डिफाइनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. वहाँ पे कंपाउंडर से लेकर, स्टाफ से लेकर, डॉक्टर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो होते हैं, उनका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए ट्रीटमेंट के वक्त, उसको डिफाइन करना, ये भी नेशनल हेल्थ मिशन का एक गोल था, एक पर्पस था. पॉइंट नंबर डी.
मैंडेटरी क्रिएशन ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट सोसाइटीज। फ्रेंड्स, जैसे आप लोग ने सुना होगा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, अगर आप कोई बड़ी अच्छी सोसाइटी में रहते हैं तो उनका एक प्रोटोकॉल सिस्टम होता है। अगर आपका अभी का ध्यान हो तो कोविड-19 के वक्त सभी बड़ी सोसाइटी में कुछ रूल्स अप्लाई किए गए थे सोसाइटी के तरफ से कि किसको कब एंट्री मिलेगी, आपको सैनिटाइज कैसे करना है। सिमिलरली सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अब ये कंपलसरी कर दिया गया है कि उनका एक मैनेजमेंट सोसाइटी रहेगा, हॉस्पिटल का खुद का एक मैनेजमेंट का सोसाइटी रहेगा, एंड दे हैव टू डिसाइड देयर ओन प्रोटोकॉल फॉर ट्रीटमेंट पर्पस। पेशेंट को एडमिट करने से लेकर उसकी ट्रीटमेंट से लेकर डॉक्टर को अपॉइंट करने से लेकर हर चीज़ का एक परफेक्ट सिस्टम होना चाहिए और वो उसके रूल्स के मुताबिक होना चाहिए। दैट वॉज पॉइंट डी। पॉइंट ई, ब्रिजिंग द एग्जिस्टिंग स्किल गैप्स इन हेल्थ केयर पर्सोनेल्स। फ्रेंड्स, एक बात आपने बार बार सुनी होगी, अगर आप कोई ब्रिज कैंडी, कोकिलाबेन ऐसी कोई हॉस्पिटल में जाए, हॉली स्पिरिट, तो वहाँ के डॉक्टर्स का जो एटीट्यूड, अप्रोच और बिहेवियर होता है, जो स्किल और नॉलेज होता है, और अगर आप कभी कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएं और वहाँ के डॉक्टर का जो अप्रोच, स्किल और नॉलेज जो होता है, एटीट्यूड होता है, उसमें हम नॉर्मली बोलते हैं कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फ्रेंड्स, ये जो गैप है उसको ब्रिज करने की बात हुई थी। आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग मेरी बात को शायद अग्री करेंगे, बट नाउ द केस इज़ कि सभी बड़ी प्राइवेट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स होते हैं ना फ्रेंड्स, पर्सोनेल्स, वो बीएमसी हॉस्पिटल के साथ भी एसोसिएट होते हैं। वो हफ्ते में 1-2 दिन एज अ विजिटिंग फैकल्टी बीएमसी अस्पताल भी जाते हैं फ्रेंड्स। मतलब ब्रिज कैंडी का हॉस्पिटल का डॉक्टर, नानावटी हॉस्पिटल का डॉक्टर आपको बीएमसी अस्पताल में भी मिलता है। तो वो जो गैप होता है नॉलेज वाइज, ट्रीटमेंट वाइज, स्किल वाइज, वो गैप को भरने की ये बात हुई थी। दैट वॉज पॉइंट, सब पॉइंट ई अंडर फर्स्ट पॉलिसी प्रोग्राम, that was National Health Mission. Our second program and policy, that is Communicable Disease Program. फ्रेंड्स, कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब ये वो बीमारियाँ होती है जो स्प्रेड होती है विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर और बाई टचिंग द पीपल विथ ईच अदर। तो इट इज़ कम्युनिकेबल। हमने से बहुत लोगों ने ये सुना होता है कि मलेरिया बहुत जल्दी स्प्रेड होता है क्योंकि वो मच्छर के काटने से होता है। बट व्हाट डज इट मीन एक्चुअली? किसी एक को मलेरिया है, मच्छर ने उसको काटा, वही मच्छर किसी और को काटे तो जिसको नहीं है उसको भी हो जाएगा। तो इट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़। अब उसके लिए कुछ प्रोग्राम को लॉन्च करने की बात हुई थी। पुअर लिविंग कंडीशंस कैन स्प्रेड दिस डिजीजेस रैपिडली। सॉरी, अगर आप स्लम एरिया में हो, जहाँ पे स्लम एरिया में घर बहुत नज़दीक होते हैं, गटर का पानी बहते रहता है, तो वो पुअर लिविंग कंडीशंस है, कभी भी ड्रेनेज बाहर आने लगा है, ओवरफ्लो हो गया है, तो वहाँ पे ये सब बीमारी बहुत जल्दी से स्प्रेड हो जाती है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर implements programs like the HIV AIDS program, include through the Department of AIDS Control. फ्रेंड्स, एड्स जो है, अगर किसी एक इंसान को एड्स था, HIV पॉजिटिव था, अगर उसने इस्तेमाल किया हुआ रेज़र या इंजेक्शन कोई और इस्तेमाल करेगा, मतलब बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है वो चीज़, अगर उसका टॉवेल इस्तेमाल करने से नहीं होता है फ्रेंड्स। अगर किसी को एड्स है उसके खाना खाने से ही नहीं होता है, पर अगर उसने जो चीज़ें इस्तेमाल की है उसमें रेज़र या ब्लेड ऐसा कुछ है या इंजेक्शन है और वही इंजेक्शन कोई और इस्तेमाल होता करता है, तो वहाँ पे वो स्प्रेड होता है। तो ये जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री का, एड्स कंट्रोल का, वो लोग ये सब चीज़ों को पब्लिश करते हैं कि क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, और अगर किसी को हुआ है तो उसके बाद के ट्रीटमेंट का क्या। फॉर दैट पर्पज वी हैव सेकंड प्रोग्राम, दैट इज कम्युनिकेबल डिजीज प्रोग्राम्स। आफ्टर दैट
Our third program is that is non-communicable disease, injury एंड ट्रोमा प्रोग्राम्स. फ्रेंड्स, इस बात को समझना काफ़ी आसान है. जो बीमारी आपको ऐसे स्प्रेड नहीं होती है किसी के टच करने से, पर कुछ इंजरी हो गई है, एक्सीडेंट हो गया या ब्रेन ट्यूमर हुआ है, तो ऐसी चीज़ों में आपको अलग से आपको पता हो तो अब ट्रॉमा हॉस्पिटल होती है फ्रेंड्स. और ये ट्रॉमा हॉस्पिटल जो है इट इज़ फुल्ली कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, जहाँ पे बेस्ट ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल विद द हेल्प ऑफ बेस्ट डॉक्टर्स. हाँ, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट होता है, स्टाफ जो होता है, वो शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, अनस्किल हो सकता है. अदरवाइज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए ये ट्रॉमा सेंटर जो बनाए गए हैं इंजरी को लेकर, एक्सीडेंट को लेकर, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है ट्रीटमेंट पहुंचाने के लिए. और नाउ दे आर स्प्रेडेड इन नंबर्स all over different areas. Okay, that was our third point. Our fourth point is Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana. These were proposed to be implemented by setting up of new aims and upgrading government medical colleges in phases. Friends, before some two sessions, we have already discussed about AIMS. फ्रेंड्स, ये जो एम्स अस्पताल होती है जो दिल्ली में है, और अब तो और 6 जगह पे करने की बात हुई है. फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटली अपग्रेडेड सिस्टम होता है ट्रीटमेंट को लेकर. अगर आपका नॉलेज अच्छा हो तो सुशांत सिंह राजपूत का जो रिपोर्ट आना है अभी, वो एम्स के डॉक्टर के पास है. नाउ दे आर स्टडिंग अबाउट इट कि ये मर्डर था कि सुसाइड था. तो एम्स के पास सभी तरह के अपग्रेडेड वर्जन्स ऑफ मशीन्स है, उनके पास हर एक और तरह की ट्रीटमेंट है. एंड दे आर रनिंग विद मेडिकल कॉलेजेस ऑल्सो. अगर आपने मुन्ना भाई MBBS देखा है तो कॉलेज, हॉस्पिटल, हॉस्टल सब एक साथ होता है. एंड वेल ट्रेन्ड, वेल स्किल्ड डॉक्टर्स जो होते हैं वही लोग वहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए आते हैं जूनियर्स को. तो ये अपना फोर्थ पॉइंट हो गया. Our fifth program is Poor Patient Financial Support. The Rashtriya Arogya Nidhi was set up in 1997 to provide financial support to patients who are below poverty line and are suffering from major diseases like cancer, kidney disease, etc. फ्रेंड्स, अगर किसी को ब्लड कैंसर है तो टाटा हॉस्पिटल जो है मुंबई में, टाटा मेमोरियल, वहाँ पे कैंसर का ट्रीटमेंट काफ़ी सस्ते में होता है. अगर आपका ऑरेंज रेशन कार्ड है और अगर आपको किडनी डिजीज़ है, डायलिसिस करना पड़ता है. किडनी डिजीज़ का मतलब अगर किडनी फेल हो तो डायलिसिस पे जाना पड़ता है. फ्रेंड्स, हफ्ते में 2 या 3 बार किडनी पेशेंट को डायलिसिस करना पड़ता है और एक बार का खर्चा कम से कम आता है 2,500 रुपये के आसपास. अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके करते हैं तो यही चीज़ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपको 200 रुपये में देता है इफ़ यू हैव ऑरेंज रेशन कार्ड. तो ये जो चीज़ें थी कि अगर आप गरीब हो, बिलो पॉवर्टी लाइन आते हो, तो जो बड़ी बड़ी महंगी ट्रीटमेंट है बड़े बड़े बीमारी को लेकर, कैंसर और किडनी को लेकर, वो भी आपको बहुत कम प्राइस पे अवेलेबल की जाती है. तो दैट वाज आवर फिफ्थ पॉइंट, पुअर पेशेंट फाइनेंशियल सपोर्ट. आवर सिक्स्थ पॉइंट इज national programs for health care of the elderly. With increases in life expectancy, the proportion of the elderly population to total population belong to low income category with little or no financial support. फ्रेंड्स, पहले तो एक बात समझ लेते हैं, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. इंडिया में नॉर्मली ये ऑब्जर्व किया गया था कि अगर इंडिया के लोग नॉर्मली अगर 60 ईयर्स जी ले, 65 ईयर्स जी पाए तो बड़ी बात हो गई. फ्रेंड्स, जैसे जैसे उम्र 60 साल के ऊपर जाती है, बंदे का इनकम बंद हो जाएगा क्योंकि वो रिटायर हो जाएगा. उसके बाद जब उसको बीमारी होती है तो मेडिकल ट्रीटमेंट का पैसा उसके पास अवेलेबल नहीं होता है. तो उन लोगों के लिए गवर्नमेंट जब फाइनेंशियल सपोर्ट करना शुरू करे, अब दिक्कत ये हो रही थी कि जितने ज़्यादा लोग ओल्ड एज पीपल है, जब उनका पॉपुलेशन बढ़ जाता है,
अगर 60 ईयर्स के बाद वाले ओल्ड एज ग्रुप जो है, अगर वो पॉपुलेशन बढ़ जाता है तो उन सभी को फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर इंडियन गवर्नमेंट। तो उन लोगों के लिए ये नेशनल प्रोग्राम्स फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली शुरू किया गया था, जहाँ पे उनके लिए महंगी दवाइयाँ कम प्राइस पे अवेलेबल की जाए, महंगी ट्रीटमेंट कम खर्चे पे अवेलेबल की जाए। दैट वॉज अवर 6th पॉइंट। और 7th पॉइंट इज राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। द RSBY was launched in 2008 to provide social health security to workers in the unorganized sector। फ्रेंड्स, जो वर्कर्स बड़ी बड़ी लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं उनको तो चलो उनका मेडिक्लेम हो जाता है, प्रोविडेंट फंड है, पेंशन है, ग्रेजुइटी है, ओके, रिटायरमेंट के बाद अगर वो बीमार पड़ते तो उनका खर्चा पॉसिबल है। लेकिन जो वर्कर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, वड़ा पाव का टपरी जो चला रहा है, जो सब्जी बेच रहा है, वड़ा पाव का टपरी चलाने वाला, सब्जी का ठेला लगाने वाला, बंदर का खेल दिखाने वाला मदारी, ये लोग जो है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो जब बीमार पड़ते हो तो उनके मेडिकल ट्रीटमेंट का क्या, क्योंकि ना उनका मेडिक्लेम पॉलिसी होता है, ना प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेजुइटी का कोई कॉन्सेप्ट उनके पास है। तो फॉर दैट पर्पस राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, फ्रेंड्स, इसको शुरू किया गया। अगर आपका नॉलेज अभी का अच्छा हो तो जस्ट बिफोर 4 to 5 ईयर्स नरेंद्र मोदी ने फ्रेंड्स 5 लाख तक मेडिक्लेम निकाला है फॉर पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। अगर आपके पास ऑरेंज रेशन कार्ड है तो आपके फैमिली में अगर 5 लोग हैं, अगर कोई बीमार पड़ता है, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े, तो 5 लाख रुपए तक का खर्चा मोदी विल पे, गवर्नमेंट विल पे। इट इज़ राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो ये एक तरह का गवर्नमेंट का फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल पॉलिसी निकल गया, आपका मेडिक्लेम निकल गया। दैट वॉज अवर 7th पॉइंट। और 8th पॉइंट इज रिप्रोडक्टिव मैटरनल newborn child and adolescent health. India became the first country in the world to launch the National Family Planning Program in 1952। फ्रेंड्स, ये प्रोग्राम का मतलब था छोटा परिवार सुखी परिवार, जिसे आप परिवार नियोजन योजना के नाम से समझ पाते हैं। कुटुंब नियोजन, परिवार नियोजन, दैट वॉज फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम, जिसमें कॉन्सेप्चुअल पर्पज ये था कि इंडिया का पॉपुलेशन लिमिट में रहे। ये बात अलग है कि वी इंडियंस आर वेरी ग्रेट, हमने इसका पर्पस टोटली उल्टा कर दिया। 1952 तक इंडिया का जो पॉपुलेशन था वो लिमिट में था, उल्टे का इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के बाद ये रैपिडली बढ़ने लगा। टुडे द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स हेल्प मैटरनल एंड चाइल्ड केयर एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स। फ्रेंड्स, अगर 2 ही बच्चे हमने पैदा किए हैं फैमिली में तो उनके लिए 6 to 14 ईयर्स के लिए फ्री एजुकेशन है, बहुत सारी मेडिकल ट्रीटमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, मिड डे मील अवेलेबल है स्कूल में, राइट, उनको न्यूट्रिशन फूड मिल पाए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर वो डिलीवरी होती है तो उसका पूरा खर्चा गवर्नमेंट निकाल रही है। तो ये सब चीज़ें, माँ को जो जो ट्रीटमेंट देनी पड़े, जो जो सुविधा होनी चाहिए, वो सब अवेलेबल है। फॉर दैट पर्पज वी हैव लॉन्च सम ऑफ द प्रोग्राम्स। रिड्यूस टोटल फर्टिलिटी रेट टू 2 by 2017। फ्रेंड्स, फर्टिलिटी रेट का मतलब बच्चे पैदा करने की जो क्षमता होती है। हम सभी को ये समझा रहे हैं कि बच्चे 2 ही अच्छे, हम 2 हमारे 2। तो फर्टिलिटी रेट, भले बच्चे हम कितने ही पैदा कर सकें, पर 2 से ज़्यादा नहीं करने चाहिए। ये 2017 तक हम सबको समझा दे, ऐसा एक पर्पस रखा गया था, पर ये कोई कायदा नहीं बनाया गया है। इंक्रीज एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग रेट। फ्रेंड्स, माँ को ये समझाया जाता है कि हो सके उतना बच्चे को खुद का दूध पिलाए, बाहर का पाउडर मिल्क नहीं।
एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स। बच्चा अगर माँ का दूध पीता है तो वो ज़्यादा हेल्दी रहता है और माँ और बच्चे दोनों की सेहत ठीक रहती है। रिड्यूस द सॉरी प्रिवेलेंस ऑफ अंडर 5 चिल्ड्रन हु आर अंडर वेट। 5 साल से कम बच्चे जो कुपोषित है, जिनका वजन कम होता है, अगर वो मेरे जैसे रह गए तो उनके लिए क्या, तो ट्राई ये की जाती है कि हो सके उतने बच्चे पैदा होने के बाद 5 साल तक भी न्यूट्रिशनल फूड पाले, ताकि वो माल न्यूट्रिशन में ना आ जाए, कुपोषित ना रह जाए। रिड्यूस एनीमिया इन एडोलसेंट बॉयज एंड गर्ल्स एट एनुअल रेट ऑफ 3.8%। फ्रेंड्स, एनीमिया का मतलब होता है अगर आप में खून की कमी हो जाती है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे के पैदा होने के बाद उसे ब्लड चढ़ाना पड़ता है, उसमें ब्लड की कमी है, हीमोग्लोबिन डाउनफॉल हो जाता है, वाइट सेल्स बढ़ जाते हैं, तो उस रेट को हम रिड्यूस करें 3.8% तक। ये एक पर्पज़ रखा गया। रेस चाइल्ड सेक्स रेशियो इन 0 to 6 ईयर्स ग्रुप। फ्रेंड्स, चाइल्ड सेक्स रेशियो का मतलब यहाँ पे निकलता है कि 0 से लेकर 6 साल की उम्र तक में गर्ल्स ज़्यादा हो और बॉयज़ कम हो। अगर आपने कभी सुना हो कन्या भ्रूण हत्या, फ्रेंड्स ये इंडिया का एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। अगर पहले से पता चल जाए कि बेटी पैदा होने वाली है तो उसे अबॉर्शन करा लो। ये हम बहुत सारे रिमोट एरियाज में सुनते रहते हैं कि ऐसा होता है, तो उस चीज़ को कम करना, गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो ठीक रहे, गर्ल्स कम हो बॉयज़ ज़्यादा हो ऐसा नहीं चलेगा, तो इस रेशियो को कम करने की बात हुई थी। दैट वॉज आवर पॉइंट नंबर 8 प्लान प्रोग्राम। पॉइंट नंबर 9, इट्स नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। फ्रेंड्स, ये लेटेस्ट पॉलिसी है, इस पर कुछ नए से पॉइंट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं। Sorry friends, we are on point number 9. It's National Health Policy 2017. First program introduced was increase life expectancy to 70 years by 2005. ये समझा गया कि नॉर्मली इंडिया के लोग 60 ईयर्स जी पाते हैं या 65 ईयर्स जी पाते हैं। अब ये रेशियो 70 ईयर्स तक जाना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग एटलीस्ट 70 साल तक जी पाए। सॉरी। पॉइंट नंबर बी, रिड्यूस इन्फेंट मोर्टालिटी रेट टू 28 पर 1000 बर्थ बाय 2019। फ्रेंड्स, पहले लेट मी इंट्रोड्यूस द वर्ड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। अपने एरिया में एक साल में 1000 बच्चे अगर जन्म लेते हैं उसमें से जितने बच्चे 1 साल से कम उम्र में टपक जाते हैं, मर जाते हैं, मतलब जो बच्चे अपना फर्स्ट बर्थडे भी नहीं देख पाते, उसे हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। आई रिपीट, बच्चा पैदा होने के बाद अगर अपना फर्स्ट ईयर भी कंप्लीट नहीं कर सकता, उसके पहले अगर वो मर जाता है तो उसे बोला जाता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। फ्रेंड्स, इंडिया में 1000 पर 1000 बर्थ नॉर्मली ये देखा गया था कि 42 बच्चे ऐसे होते, मतलब 1000 बच्चे अगर पैदा होते एक एरिया में एक साल में, तो उसमें से 42 बच्चे ऐसे हैं जो पहले साल में ही टपक जाते हैं। अब इस रेशियो को कम करके 28 पर लाने की बात हुई है कि 28 पर हम इसको ला के रखेंगे, मतलब अगर 1000 बच्चे पैदा हुए हैं तो उसमें से 28 बच्चे ही मर जाने चाहिए, उससे ज़्यादा बच्चे मरने नहीं चाहिए। एक्चुअली तो कोई नहीं मरना चाहिए फ्रेंड्स, पर फिर भी हम ये ट्राई कर रहे हैं स्लोली कि उसको 42 से 28 तक लेकर आए। पॉइंट नंबर सी, टू इंक्रीज हेल्थ एक्सपेंडिचर टू द गवर्नमेंट टू 2.5% टू GDP बाय 2005। फ्रेंड्स, आज के सेशन की शुरुआत हुई थी जहाँ पे ये कहा गया था कि हेल्थ केयर के लिए गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग जस्ट 1.15% ऑफ GDP। अब ये टारगेट रखा गया कि गवर्नमेंट शुड स्पेंड एटलीस्ट 2.5% ऑफ GDP फॉर हेल्थ केयर पर्पज। पॉइंट नंबर डी, टू अचीव प्रिवेंटिव एंड प्रमोटिव हेल्थ बाय इम्प्रूविंग एनवायरमेंट थ्रू स्वच्छ भारत अभियान। फ्रेंड्स, इस अभियान के बारे में सबको बहुत कुछ पता है,
झाड़ू मार के नरेंद्र मोदी शुरू हो गए थे स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन। जितनी स्वच्छता रखेंगे उतनी लोगों की तबीयत ठीक रहेगी। सब्सिडेंस, एब्यूज़, प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स, ज़्यादातर किसी के साथ कोई भी तरह का शोषण ना हो। एंड विमेन एम्पावरमेंट, ज़्यादातर केस में ये देखा जाता है कि जो एक्सप्लॉयटेशन होता है वो वीमेन का होता है। तो वीमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण का ज़माना है, नारी तू ना हारी। इसके ऊपर मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ फ्रेंड्स। हमने एजुकेशन में भी ये समझा था, हाँ, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्पेशली फॉर गर्ल्स। तो इन चीज़ों को लाकर कहा जा रहा है कि अब आप वीमेन एम्पावरमेंट करें, बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो और स्वच्छता रहे तो लोगों की तबीयत ठीक रहेगी। फ्रेंड्स, दैट वाज आवर पॉइंट नंबर 9 एंड दैट वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 2 मॉड्यूल 1. Friends, that's enough for this session. Please take care of yourself. Thank you so much.